पब्लिक पार्क्स में जाते हैं। आपकी सेफ्टी के लिए पुलिस है और भी कई सर्विसेज हैं, जैसे फ्री एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स, हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स और जरूरतमंदों के लिए राशन। अब इनमें से बहुत सारी चीजों के लिए आपको डायरेक्टली पे नहीं करना पड़ता, और अगर करना भी पड़ता है तो उसका दाम एक्चुअल कॉस्ट से कई गुना कम होता है। अब ये सारी चीजें हमारी सरकार हम सब तक फ्री या फिर कम दाम में कैसे पहुंचा पाती है? सरकार कमाती कहां से है? बेसिकली इन सब का सिर्फ एक जवाब है, टैक्स। अब टैक्स होता क्या है? टैक्स वो पैसा है जो सरकार अपने लोगों से किसी भी फॉर्म में कलेक्ट करती है। अब यहां नोट करने वाली दो बातें हैं कि टैक्स होते कितने प्रकार के हैं और गवर्नमेंट हमसे उस टैक्स को किस फॉर्म में कलेक्ट करती है। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पहले समझते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, जिसे इंडिया में इनकम टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकम टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो आपकी इनकम पे लगे, आपकी आमदनी पे लगे, वो टैक्स होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स गवर्न करा जाता है बाय इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। इसके अंदर 5 हेड्स हैं। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा कैपिटल गेन्स, चौथा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इन सब में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके नाम में इनके मतलब हैं। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी। अब मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, वहां से आपकी सैलरी आई, तो सैलरी पर जो टैक्स लगेगा वो इस हेड के अंदर आएगा। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आपके यहाँ एक घर है, आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसे आपने रेंट पर दिया हुआ है, तो उस रेंट से जो पैसा आएगा वो इस हेड के अंदर आएगा। तीसरा कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स में क्या होता है? मान लीजिए आपके कुछ एसेट्स हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे शेयर्स की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, प्रॉपर्टी की फॉर्म में। तो जब आप उस एसेट्स को सेल करते हो तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो प्रॉफिट आता है, वो इस हेड के अंदर आता है। चौथा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। अब मान लीजिए आप किसी भी प्रोफेशन में, आप लॉयर हैं, सीए हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, कुछ भी हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, उससे जो आपकी कमाई होगी वो इस हेड के अंदर आएगी। अब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इन सब के बावजूद भी कुछ बच जाता है, जैसे आपकी शादी में रिलेटिव्स का गिफ्ट देना, लिफाफा दे के आते हैं सर स्टेज पे, आपकी लॉटरी लगना या फिर केबीसी में 5 करोड़, वो सब आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। अब हमारे टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए इन पांचों हेड्स को ऐड करा जाता है। अब आप इनमें से एक हेड में भी लाई कर सकते हैं और पांचों में भी इसको ऐड करा जाता है और फिर आता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। आईटी एक्ट 1961 के अंदर काफी सारी चीजें दी गई हैं जिसकी मदद से आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को कम कर सकते हैं। इसे कहते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। जैसे कि LIC के PPF में करीबन 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करना, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप लोन पर लेते हैं तो जो उसका इंटरेस्ट होता है, तो आप अपने उस इंटरेस्ट से अपने ग्रॉस टोटल इनकम में से करीबन 1.5 लाख तक कम कर सकते हैं। ये सारी चीजें मेंशन है हमारे आईटी एक्ट ऑफ 1961 के सेक्शन 80C to 80U के अंदर। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शंस हटाते हैं तो आती है हमारी टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम पर सरकार हमसे टैक्स लेती है और इसी के लिए हमारे एनुअल बजट में इसके लिए डिफरेंट स्लैब्स एलोकेटेड होते हैं। अभी करंटली जो इंडिया का टैक्स स्लैब है वो है अप टू 2.5 लाख नील यानी 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 से 12.5 लाख तक 20% एंड सो ऑन। तो फर्ज कीजिए अगर आपकी टोटल इनकम आई 11 लाख रुपए, तो पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, तो 0 से
2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, निल होगा। फिर नेट 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, तो 2.5 लाख इंटू 5% हो गया 12,500। फिर 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% हो गया 25,000। फिर 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, तो ये हो गया करीबन 37,500। अब इनकम भी 11 लाख थी, जिसमें से 10 लाख पर हम टैक्स निकाल चुके हैं, अब बचा 1 लाख। तो नेक्स्ट स्लैब के हिसाब से 10 लाख से 12.5 लाख पर 20% का टैक्स लगेगा। तो 1 लाख इंटू 20% हो गया 20,000, यानी आपका टोटल हुआ 95,000, जिसमें से 4% एजुकेशन और हेल्थ सेस लगेगा। ये आता है हमारा 3,800। तो अब हम इसका टोटल करें तो 95,000 प्लस 3,800 हुआ 98,800। अब ये अमाउंट आपको गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता है, लेकिन कब तक? टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट तक ये अमाउंट आपको जमा करना पड़ता है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फॉलो होता है। अब अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक कमाई करी, तो 31 मार्च के बाद और रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट से पहले आपको यह अमाउंट जमा कराना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR में आपको अपनी इनकम और बाकी की डिटेल्स मेंशन करनी होती है, और साथ ही साथ आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी भी जमा करानी होती है। अब कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे भारत में करीबन 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो कि करीबन 65% है ऑफ इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन, और इलेक्शन में यही नंबर बढ़ के 85% हो जाता है। तो हमारी 140 करोड़ की आबादी में से जब सिर्फ 60 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो क्या 134 करोड़ लोग बिल्कुल टैक्स नहीं देते? इसका जवाब है नहीं। और इसी के साथ हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू होता है, जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके नाम से ही क्लियर है, वो टैक्स जो हमें डायरेक्टली नहीं देना पड़ता। बेसिकली ये टैक्स हर कोई देता है, किसी को पता होता है तो किसी को नहीं। आप देते हो, हम देते हैं, हम सब देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली तो गवर्नमेंट को नहीं देते, पर ये टैक्स किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए टर्म समझना पड़ेगा आपको, जो कि है, आपने बहुत बार सुना होगा, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। किसी रैपर में, मूवी टिकट्स में, रेस्टोरेंट के बिल में, हर जगह लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब इसमें होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चॉकलेट खरीदी, उस चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपए। उस 10 रुपए में वो टैक्स इंक्लूडेड है, इनडायरेक्ट टैक्स उस 10 रुपए में इंक्लूडेड है, जो आप एज अ उसकी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पे कर रहे हैं, बट उसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड होता है। आपने तो उसे 10 रुपए का समझ के 10 रुपए पे कर दिया, पर उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है। आपने कोई भी चीज परचेज करी, साबुन से लेकर, टूथपेस्ट से लेकर, चॉकलेट से लेकर, हर चीज में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ये लिखा आता है। इसका मतलब है उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है। पहले हमारे भारत में कई तरह के टैक्स थे, जैसे सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। तो इन सब में ना एक दिक्कत आ रही थी, एक तो इतने सारे टैक्स, इनकी कंप्लायंस में काफी दिक्कत आती थी, और सबसे मेजर प्रॉब्लम थी टैक्स ऑन टैक्स, जिसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। यानी समझ लीजिए आपके प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लगी, उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लग गया, तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया, टैक्स बढ़ गया। ये मेजर प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम दूर हुई GST के आने से। अब थोड़ा इसे समझते हैं। GST मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। GST के आने से, एक टैक्स के आने से हमारी कैस्केडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम खत्म हो गई, वो सॉल्व हो गई। पर आज भी हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी सरकार ने कई सारे आइटम्स को GST से बाहर रखा है, जैसे क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस,
एविएशन और भी कई सारे आइटम्स हैं। और जीएसटी डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट्स में रखता है, जैसे अनाज पर 0% और लग्जरी कार्स पर 28% जीएसटी प्लस सेस। तो ये थी इंडियन टैक्सेशन सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो इस बार आपने इनकम टैक्स फाइल करा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ये बेसिक सी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी और ये इंफॉर्मेशन हर एक के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो। टैक्स को समझना, टैक्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।